हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजाइटी के बारे में, अ थ्रेट टू ईगो, और एंजाइटी के टाइप्स के बारे में। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म्स को देखेंगे और एंड पे हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलें शुरू करते हैं एंजाइटी से कि एंजाइटी होती क्या है और फ्रूड ने एंजाइटी के बारे में क्या कहा है। एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में महसूस की होगी, कभी ना कभी लाइफ में फील की होगी। ये एक ऐसी अजीब सी बेचैनी है, एक फेयर है जो अक्सर बिना किसी ऑब्वियस वजह के होना शुरू हो जाता है। और सिगमंड फ्रॉइड, जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने कहा था कि एंजाइटी जो है वो एक ऑब्जेक्ट लेस फेयर है, एक ऐसा डर जो बिना किसी स्पेसिफिक वजह के होता है। फ्रॉइड के मुताबिक एंजाइटी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उनके अकॉर्डिंग जो एंजाइटी की शुरुआत होती है वो हमारी ज़िंदगी के सबसे पहले ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे बर्थ से होना शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट से बाहर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में आता है, जैसे दुनिया में। तो जो सिक्योर इन्वायरमेंट है, यानी कि जो बेली के अंदर उसका वो जो सारा प्रीनेटल डेवलपमेंट है, उसमें उसको किसी भी अपनी नीड के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, तो उसकी सारी नीड्स जो हैं वो खुद ही मीट हो जाती हैं। लेकिन जब वो दुनिया में आता है, यानी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में आता है, यहाँ पर उसको खाने के लिए, पीने के लिए, इवन उसके जो लाइफ प्रोसीजर्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी उसको रोना पड़ता है, उसको कोई क्यू देना पड़ता है ताकि उसको वो सारी नीड्स उसकी मीट हो जाएं। तो एक बच्चे के लिए ये जो ट्रांजिशन है, ये सडन चेंज एक पहला एंजाइटी का एहसास पैदा करता है। उसको पहली बार एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। और फिर फ्रॉइड ने एंजाइटी को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। पहला उन्होंने बताया था रियलिटी एंजाइटी, फिर न्यूरोटिक एंजाइटी, फिर मॉरल एंजाइटी। अच्छा, जो रियलिटी एंजाइटी है, इसमें उन्होंने कहा था कि ये एक रियल डेंजर है, यानी कोई ऐसा फेयर है जो रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आप किसी जंगल में चले जाएं और आप कोई ऐसा खूंखार जानवर देख लें तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई चलती हुई गाड़ी आ रही है बहुत तेज़ और आप उसे देख लें तो आपको जो डर महसूस होगा वो एक रियलिटी एंजाइटी है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये जो है ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो हम इसको कह देते हैं रियलिटी एंजाइटी। उसके बाद न्यूरोटिक एंजाइटी आ जाती है। ये तब फील होती है जब हमारे जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं और सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तब ये एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है। बचपन में जैसे अगर हमें किसी इम्पल्स पे पनिश किया जाए तो हम उस इम्पल्स को एक्सप्रेस करने पे डरते हैं। तो ये जो अनकॉन्शियस होता है फेयर, ये कहीं ना कहीं जाकर हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, उनको जाके अफेक्ट करता है। हमें लगता है कि ये बचपन की बात है, हम भूल गए हैं, दिमाग से निकल गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आगे आपके बिहेवियर्स में, आपके पर्सनैलिटी में नज़र आती है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा था कि ये न्यूरोटिक एंजाइटी है जो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और सोशल रिस्ट्रिक्शंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा था कि एक तरह की होती है मॉरल एंजाइटी। यानी मॉरल एंजाइटी, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मॉरल्स से रिलेटेड है। ये एक किस्म का गिल्ट या शेम का एहसास होता है या फीलिंग होती है। ये तब हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है जब हमारी जो मॉरलिटी है या जो हमारा सुपर ईगो है, सुपर ईगो का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि इंसान के अंदर का फरिश्ता जो हमेशा कहता है कि तुम वो करो जो सही है, उसके खिलाफ अगर आप जाने लगते हैं तो फिर आपको मॉरल एंजाइटी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। जैसे अगर एक इंसान किसी ऐसे काम को सोचे या करने की कोशिश करे जो उसके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। जैसे अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करने का सोचे या ऐसा काम करने की कोशिश करे जो उसकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो उसको कॉन्शियसली तो पता है ना कि ये गलत काम है, या मैं शायद गलत कर दूं, या अब मेरी जो सोसाइटी है उसके रूल्स के अगेंस्ट है, या कोई ऐसा काम जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ठीक नहीं है, उसको पनिश मिल सकती है, उसको गिल्ट फील हो सकता है, सेल्फ डाउट की तरफ जा सकता है। तो ये इस तरह की जो एंजाइटी है उसको इन्होंने नाम दे दिया था मॉरल एंजाइटी का। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एंजाइटी एक वार्निंग साइन या सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमारी पर्सनालिटी में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। जब ईगो जो है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता तो हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जैसे डिनाइल, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रैशनलाइजेशन, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अच्छा, उन्होंने ही डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और कुछ तरह के कुछ टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स बताए थे
जो डिफरेंट लोग डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इनमें ना बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मल एडेप्टिव होते हैं, यानी डिफेंस मैकेनिज़्म हमेशा हमारे लिए अच्छे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज़म्स भी होते हैं, कभी कभी हम अपने असली इशू को समझने और उसे सॉल्व करने के बजाय उन डिफेंस मैकेनिज़म्स को यूज़ करते रहते हैं और उनके पीछे छुपते रहते हैं, यानी जो असल हमारा मसला है वो कभी सॉल्व ही नहीं होता उनकी वजह से। तो वो अडॉप्टिव नहीं होते, मल एडॉप्टिव होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीउड ने एंजाइटी के बारे में क्या कहा था, उनका एंजाइटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्या था और एंजाइटी को उन्होंने किन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। अब हम आगे डिफेंस मैकेनिज़म्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेस कैसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। और फिर हम देखेंगे कि कौन से मल एडॉप्टिव हैं और कौन से एडॉप्टिव हैं। Have you ever wondered how your mind protects you when life throws unexpected challenges your way? या कौन सी ऐसी टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं जो हमें इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाती हैं? Well, the answers lies in something called defense mechanism. कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि your brain has its own secret defense system? 3, 2, 1. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है डिफेंस मैकेनिज़म्स के नाम, अ साइकोलॉजिकल टूल किट दैट हेल्प अस टू सर्वाइव इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटल ओवरलोड। तो आज की वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज़म्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे व्हाई वी नीड देम, आर दे ऑलवेज गुड। फिर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल और उनको एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म से। बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ने सबसे पहले इन मैकेनिज़म्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका कहना था कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ऐसा समझे कि हमारा माइंड एक बैटल फील्ड है। एक साइड है हमारे डिज़ायर्स और इंस्टिंक्ट्स यानी इड, दूसरी तरफ है मोरल कंपास सुपर ईगो, और फिर है हार्श रियलिटी यानी कि इड और सुपर ईगो के दरमियान है ईगो। या अगर तीनों पार्ट्स को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि इड जो है इंसान के अंदर का बच्चा है। जैसे अगर बच्चे को रात के टाइम चॉकलेट खानी है तो उसने खानी है, वो कोई भी ओड्स नहीं देखता कि रात है कहाँ से आएगी चॉकलेट, कुछ नहीं देखता। और सुपर ईगो इंसान के अंदर का फरिश्ता है जो कहता है कि रात के टाइम तुम चॉकलेट नहीं खा सकते क्योंकि रात के टाइम शॉप्स बंद हैं। वो अपनी रीजनिंग देगा, गलत है, ज़िद नहीं करनी चाहिए, सब कुछ। और ईगो का काम है इन दोनों के दरमियान बैलेंस करके रखना, यानी बैलेंस को मेंटेन करना। इसने इड को भी सेटिस्फाई करना है और सुपर ईगो को भी, यानी कि चॉकलेट चाहिए भी और चॉकलेट की ज़िद भी ख़त्म करनी है। तो जो ईगो होता है वो अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करता है। इन सिंपल वर्ड्स, द इड जो हमारे रॉ डिज़ायर्स हैं और सुपर ईगो अवर मोरल कंपास एंड ईगो द मीडिएटर। जब इन तीनों पार्ट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईगो स्ट्रेस फील करता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि उसको स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशन में कोप करने में हेल्प कर सकें। या फिर ऐसा समझें कि दे एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिकल शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंजाइटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमें अनकंफर्टेबल इमोशंस और थॉट्स से टेम्परेरीली प्रोटेक्ट करते हैं। So in psychoanalytical theory, a defense mechanism is an unconscious psychological operation that functions to protect a person from anxiety-producing thoughts and feelings related to internal conflicts and outer stressors. अब क्वेश्चन आता है कि why do we need defense mechanisms? तो ज़िंदगी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वेदर इट्स हार्ट ब्रेक, फेल्यूर और ट्रॉमा। वी ऑल फेस सिचुएशंस वेयर इमोशंस बिकम ओवरवेलमिंग। डिफेंस मैकेनिज़म्स ऐसी सिचुएशंस में स्टेप इन होकर हमें टेम्परेरीली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पेन और फेयर, स्ट्रेस और एनीथिंग। या फिर अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि कभी आपने ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां आप ये सोच रहे हो ये मेरे साथ नहीं हो सकता,
या आप किसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी से डांट खाकर अपने से नीचे वाले लोगों को डांटना शुरू कर दें जिन पे बस चलता हो। तो ये सारे जो हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। इनका काम है हमें इमोशनल ओवरलोड और मेंटल हार्म से बचाना। विदाउट देम कॉपिंग विद लाइफ चैलेंजेस वुड बी ओवरवेलमिंग। फॉर इंस्टेंस, जब आप किसी पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप डिनाइल में चले जाते हैं, या जब आप ख़ुद को ब्लेम करना चाहते हैं, आप अपने फीलिंग्स दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये सारे जो हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। तो इनकी हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इमोशनल ओवरवेलमिंग से बच सकें, एक्सेसिव स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशन में। बट वेट, डिड यू नो दीज प्रोटेक्टिव शील्ड्स कैन समटाइम्स हेल्प यू ग्रो और होल्ड यू बैक। यानी ये डिफेंस मैकेनिज़्म बोथ हो सकते हैं, एडॉप्टिव और मल एडॉप्टिव। यानी डिफेंस मैकेनिज़म्स आर साइकोलॉजिकल टूल्स बट देयर इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूज्ड। जब ये हमें ज़िंदगी के स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करते हैं और हमें इमोशनली ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, तो हम इन्हें एडॉप्टिव समझते हैं या एडॉप्टिव कंसिडर करते हैं। लेकिन जब यही हमें रियलिटी फेस करवाने के बजाय अवॉइड करना सिखाते हैं, तब हम इनको मल एडॉप्टिव कंसिडर करते हैं। जो एडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, दीज आर हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़। ये हमें इमोशनली ग्रो करने में मदद करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करते हैं। इनमें सब्लिमेशन, ह्यूमर, सप्रेशन आ जाते हैं। जो मल एडाप्टिव डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो अनहेल्दी कॉपिंग को प्रमोट करते हैं, और ये कहीं कहीं आपकी जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर रहे होंगे, या आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसके बदले में वो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म कर रहे होंगे। और बहुत मरतबा आप ये नोट करेंगे कि आपकी सिचुएशंस को मल एडाप्टिव डिफेंस मैकेनिज़म्स और कॉम्प्लिकेट कर रहे होंगे। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें, हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है ये अडॉप्टिव है, ये जो है ये मल अडॉप्टिव है। तो जो अडॉप्टिव मैकेनिज़म्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, लेकिन रियलिटी को फेस करवाते हुए। वो आपको ग्रोथ पे फोकस करेंगे, लेकिन आपको रियलिटी के साथ टच में रखेंगे। वाइल जो आपके मल एडाप्टिव वंस होंगे थोड़े टाइम के लिए रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म कर देंगे। वो आपको तब भी पता चलेगा जब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, तब भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि एक कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म जो आपको रिलीफ तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको रियलिटी से दूर कर रहा है, तो वो कभी भी आपके फ़ायदे में नहीं होगा। अब अगर हम डिफेंस मैकेनिज़म्स के जो टाइप्स हैं उनकी बात करें, तो डिफेंस मैकेनिज़्म की काफ़ी टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और इन्हें हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट और लेटर साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च पे बेस्ड है। लेकिन ब्रॉडली हम डिफेंस मैकेनिज़म्स को 3 मेजर लेवल्स में डिवाइड करते हैं: प्रीमेटिव या इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स, न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़म्स, एंड द लास्ट वन इज़ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स। जो प्रीमेटिव या इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में पाए जाते हैं, और ये तब प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप अडल्ट लाइफ में चले जाते हैं तो ये अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। और इनका भी वही काम होता है कि आपको ये टेम्परेरीली रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इनमें डिनाइल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन आ जाता है। फिर न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़म्स मैच्योर हैं और अडल्ट्स में कॉमनली पाए जाते हैं। ये हमारी फंक्शनिंग में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ किए जाएं तो इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स। अच्छा, ये सबसे हेल्दी डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जो पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस में आपकी हेल्प करते हैं, और इनका यूज़ भी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव दोनों है। इसमें सब्लिमेशन आ जाता है, इसके अलावा ह्यूमर, सप्रेशन, ये सारे आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स एक्चुअली एग्जिस्ट। तो जी, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज़म्स आइडेंटिफाई करवाए हुए हैं और उनकी लिस्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। तो सम कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड टाइप्स आर डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन,
रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, स्प्लिटिंग। ये सब अनकॉन्शियस तरीके से काम कर रहे होते हैं और हमारे इमोशनल बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका मतलब क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं। फिर आप आखिर में बताइए कि आपका फेवरेट डिफेंस मैकेनिज़्म कौन सा है और क्या ये आपको हेल्प कर रहा है आपकी एंजाइटी और बाकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस से डील करने में। पहले नंबर पे आ जाता है डिनाइल। तो डिनाइल इज़ व्हेन वी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रियलिटी ऑफन बिकॉज इट्स टू पेनफुल और अनकम्फर्टेबल। इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग अ डिफ़िकल्ट ट्रुथ वी जस्ट पुश इट अवे। यानी डिनाइल का मतलब कुछ यूँ बनता है कि जब हम किसी पेनफुल या अनकम्फर्टेबल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और इसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, हम उसे अपनी लाइफ में डिनाई करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी दूँ, यानी एग्ज़ाम्पल कुछ ये है कि आपका कोई दोस्त है जिसको बहुत सीरियस इलनेस हो गई है, ठीक है, लेकिन वो हर वक्त ये कहता रहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये डिनाइल है। उसके बाद रिप्रेशन आ जाता है। रिप्रेशन इज़ एन एक्ट ऑफ अनकॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स या मेमोरीज आउट ऑफ कॉन्शियस माइंड। वी फॉरगेट थिंग्स दैट आर टू पेनफुल या जो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होती हैं। यानी रिप्रेशन में हम अपनी डिस्ट्रेसिंग या पेनफुल मेमोरीज़ को अपनी कॉन्शियस माइंड से पुश कर देते हैं। हम उन्हें भूल जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें इमोशनली हर्ट ना करें। सपोज़ अगर आपने एक ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट देखा है तो आप उसे उस वक्त को या एक्सीडेंट को उसके बारे में बात ना करना चाहेंगे और आप उसको अपने दिमाग के किसी अनकॉन्शियस माइंड में छुपा देंगे। आपको कभी कभी याद भी नहीं रहता कि आपने ऐसा कुछ ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें आप अपनी जो पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं या इमोशंस होते हैं उनको जाके पुश कर देते हैं अनकॉन्शियस माइंड। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज़ व्हेन वी attribute our own unacceptable feelings, thoughts, impulses to others instead of recognizing that we have them. We believe someone else has those feelings. प्रोजेक्शन में ऐसा होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को या इम्पल्सेस को दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को दूसरों में देखना शुरू कर देते हैं, जबकि असल में वो हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं। सपोज़ अगर आप ख़ुद को इनसिक्योर फ़ील करते हैं तो आप दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे कि ये जजमेंटल है, ये इनकॉम्पिटेंट है, जबकि असल में प्रॉब्लम आपके अंदर होगी। उसके बाद रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग टू बिहेवियर्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफन इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस या एंजाइटी। इट्स लाइक reverting to a time when things felt safer and simpler. मतलब कि रिग्रेशन का कुछ यूँ मतलब बनता है कि जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी का सामना कर रहे होते हैं तो आप अपनी पुरानी चाइल्डहुड की हैबिट्स को दोबारा से अपनाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको हेल्प मिलती है या फिर ऐसा समझ लें कि कंफर्ट फील करते हैं वो लोग। और बहुत मर्तबा हमने ये देखा है सबसे ज़्यादा जब जिस टाइम में वो ख़ुद को सेफ़ फ़ील करते होंगे ना, उस टाइम की हैबिट्स वो दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट हैपन्स व्हेन वी डायरेक्ट आवर इमोशंस और इम्पल्सेस टुवर्ड्स अ सेफर टारगेट rather than the source of the stress. It's like redirecting anger that can be expressed at the real target. यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हम अपने इमोशंस को किसी और टारगेट पे रीडायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि असल जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है वो कुछ और होता है। जब हम अपने असली सोर्स पर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम उनको रीडायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं किसी सेफर टारगेट पर। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ होगी कि अगर आप अपने बॉस से डांट खा लेते हैं तो आप घर आकर अपने पार्टनर पे या अपने बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि देखें, जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस से आप उसको कुछ नहीं कह सकते तो आप आकर अपने इमोशंस किस पे एक्सप्रेस करते हैं, सेफर टारगेट पे जिन पे आपका बस चलता है। उसके बाद सब्लिमेशन आ जाता है। सब्लिमेशन इज़ अ मोर पॉजिटिव सेल्फ डिफेंस वेयर वी चैनल आवर अनकम्फर्टेबल या अनएक्सेप्टेबल इमोशंस इनटू अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या क्रिएटिव आउटलेट्स। यानी सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव सेल्फ डिफेंस है ना, वो ये है, और जिसमें आप अपने नेगेटिव या अनकम्फर्टेबल अनएक्सेप्टेबल जो इमोशंस होते हैं ना, उसको किसी और पे रीडायरेक्ट करने के बजाय या दूसरों पे ब्लेम डालने के बजाय आप उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बॉक्सिंग, पेंटिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू कर दें जिस पर आपकी एनर्जी सारी ट्रांसफ़र हो जाए।
या फिर आपके जो भी इमोशंस उस वक्त आप जिस भी इमोशनल स्टेट में है ना, वो सारे चैनल होके उस एक्टिविटी पे चले जाते हैं। और अगर वो एंगर है तो वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिलीज़ हो जाती है, अगर वो कोई और भी इमोशन है वो भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद रैशनलाइजेशन आ जाता है। रैशनलाइजेशन इज़ व्हेन वी जस्टिफाई या एक्सप्लेन अवे अवर एक्शंस और इमोशंस टू मेक देम सीम मोर एक्सेप्टेबल, ऑफन टू अवॉइड फेसिंग अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। यानी कि रेशनलाइजेशन का मतलब है कि अपने एक्शंस या फीलिंग्स को जस्टिफाई करना, ताकि हम अपने आप को या दूसरों को ये समझा सकें कि हमने ये काम क्यों किया। यानी कि किसी काम को जस्टिफाई करना कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और मैंने ये रीज़न्स हैं इसकी वजह से किया। इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। सपोज़ अगर आप किसी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट थोड़ा अनफेयर था, या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने जानबूझ के फ़ेल कर दिया। और कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी टीचर अच्छी नहीं है, वो अच्छा पढ़ाती नहीं है, टेस्ट मुश्किल लेती हैं, सपोज इस तरह की चीज़ें। यानी रेशनलाइजेशन में जिसमें आप अपने फेल्यूर को जस्टिफाई करने की कोशिश करें रीजनिंग देकर। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन आ जाती है। रिएक्शन फॉर्मेशन अक्योर्स व्हेन वी एक्ट इन अपोजिट वे टू व्हाट वी ट्रूली फीलिंग, ऑफन बिकॉज वी अर अनएबल टू एक्सप्रेस आवर रियल इमोशंस। यानी रिएक्शन फॉर्मेशन हम तब कर रहे होते हैं जब हम अपनी असली फीलिंग्स के बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं, ताकि हम अपने रियल इमोशंस को सप्रेस कर पाएँ, या हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि हम अपने रियल जो हमारे इमोशंस हैं उनको ज़ाहिर कर पाएँ या एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे अगर मुझे अपने कोलीग्स पे गुस्सा आ रहा है तो मैं उनके साथ एक्स्ट्रा बटरी होने की कोशिश करूँगी या अच्छी होने की कोशिश करूँगी, या उनसे ओवरली फ्रेंडली शो कराना शुरू कर दूँगी। इन सिंपल वर्ड्स में अपने गुस्से को मास्क करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज़ व्हेन वी फोकस ऑन लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल इम्पैक्ट। इट्स लाइक थिंकिंग अबाउट फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैम। यानी जब हम अपनी इमोशनल सिचुएशंस को इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके एनालाइज करते हैं, जिससे हम अपने इमोशन से दूर रहते हैं। जैसे अगर किसी इंसान का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो पूरी सिचुएशन को इंटेलेक्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करेगा कि अपने इमोशंस को एक साइड पे रखकर वाई डिड इट हैपन वो खुद से पूछेगा, या व्हाट वेंट रॉन्ग। तो वो उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेगा रदर देन के वो अपने इमोशंस को फील करे। उसके बाद स्प्लिटिंग आ जाता है। स्प्लिटिंग इन्वॉल्व सीइंग पीपल आर सिचुएशंस एज ऑल गुड or all bad with no middle ground. It's a way of simplifying the complex emotions we feel, but it can lead to misunderstandings. यानी स्प्लिटिंग का मतलब है कि हम चीज़ों या लोगों को बिल्कुल अच्छा या बुरा देखते हैं बिना किसी मिडिल ग्राउंड के। हम कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जिसमें हम चीज़ों को या तो बिल्कुल आइडियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी हैं, या फिर बहुत बुरा कंसिडर करके डी वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी चीज़ को ग्रे एरिया में आने ही नहीं देते, या सब कुछ परफेक्ट है या कुछ भी ठीक नहीं है। ये यूजुअली उन लोगों के साथ होता है जो इमोशनल रेगुलेशन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि इमोशंस को किस स्टेज पे कैसे मिडिल ग्राउंड देना है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो हर वक्त आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, और आप उसे अपना सबसे बेहतरीन दोस्त कंसिडर करते हैं, बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। लेकिन जब कुछ छोटी सी बात हो जाती है, जैसे कोई डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप उसके दुश्मन बन जाते हैं, आप उसको दुश्मन कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज करना शुरू कर देते हैं, या तो वो बहुत अच्छा था या वो बहुत बुरा बन जाएगा। उसके बाद सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन इज़ बेसिकली अ सेल्फ डिफेंस दैट इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली रिमूविंग अनवांटेड थॉट्स या फीलिंग्स या बिहेवियर्स फ्रॉम अवेयरनेस. It's considering a healthy defense mechanism because it allows people to focus on important things without being distracted by the negative thoughts or emotions. यानी इस डिफेंस मेकनिज़म में हम अपनी जो इमोशन या थॉट्स हैं उनको कॉन्शियसली पुश कर देते हैं। जैसे हमने ऊपर रिप्रेशन पढ़ा था, उसमें जो होता है वो हम पुश तो करते हैं उनको, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली होता है, और हमें पता भी नहीं होता कि हमने किसी इमोशन को ब्लॉक किया हुआ है, या कोई सोच है जो हमें अनकॉन्शियस माइंड में है लेकिन अब हमें याद नहीं है। लेकिन इस वाले डिफेंस मेकनिज़म में हम कॉन्शियसली चीज़ों को पुश कर देते हैं अपने बैक ऑफ द माइंड में, या उनको टेम्परली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि ये फीलिंग्स हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ पे कंसंट्रेट कर पाएँ।
जैसे अगर मुझे यूनिवर्सिटी में किसी टॉपिक की या किसी प्रेजेंटेशन की डेडलाइन मिली हुई है और मेरे घर में भी कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत इल है, उसके बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मुझे क्योंकि काम करना है तो मैं फ़िलहाल उसको बैक ऑफ द माइंड सप्रेस करने की कोशिश करूँगी कि मेरे घर में कोई बीमार है और मैं काम पे फ़ोकस करूँगी। जब मैं अपनी डेडलाइन मीट कर लूँगी, फिर मैं दूसरे इश्यू को वो देखूँगी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इनमें डिफ़रेंस भी यही है कि जो सेपरेशन है वो आप ख़ुद कर रहे होते हैं। जैसे इसमें आप ये वाली एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर एक हस्बैंड है और उसका अपनी वाइफ़ के साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन अब वो ऑफ़िस में है और उसे काम करना है, तो वो वाली बातें थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में सप्रेस कर देगा कि मैंने अभी घर के बारे में नहीं सोचना, मैंने अपनी डेडलाइन मीट करनी है सब कुछ, और फिर घर जाके वो अपने उस मसले को सॉल्व करेगा। लेकिन जो डिप्रेशन है उसमें हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या बातें, जैसे बचपन में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वो याद नहीं होगा, मेरा माइंड उसे कहीं ना कहीं जाकर ना छुपा देगा और मेरे इमोशंस उससे लेकर उससे रिलेटेड जो सारे इमोशंस होंगे ना वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिफेंस मैकेनिज़्म से रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज़ की थी।